नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिल्वर ईटीएफ के बारे में। गोल्ड ईटीएफ के ऊपर मैं पहले भी बता चुका हूं, उसकी खूबियां क्या है। अगर हम ईटीएफ को बाय करते हैं तो ईटीएफ फिजिकल गोल्ड से कितना अलग है, इसके ऊपर मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं। पर गोल्ड के चक्कर में मैं चांदी को भूल गया। हमारे एक भाई ने कमेंट किया था, उन्होंने बोला कि भाई सिल्वर ईटीएफ के ऊपर भी वीडियो बनाओ। तो अभी हम कवर कर रहे हैं सिल्वर ईटीएफ को, यानी कि चांदी के ईटीएफ को। अब देखो, सिमिलर जैसा गोल्ड में हमको जीएसटी, मेकिंग चार्ज, दुनिया भर के फलान ढेकान देने पड़ते, पर गोल्ड में क्या होता है ना, मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ ज्वेलरी से जुड़ा हुआ। गोल्ड में क्या होता है ना, गोल्ड में अपने को पता चल जाता है कि ये 18 कैरेट है, फिर नहीं तो ये मान लो कि 22 कैरेट है या 23 कैरेट है, उस पर हॉलमार्क रहता है, तो हम ऑनलाइन चेक भी करते। पर जहां तक मैं चांदी बताऊं ना, जो पायल वगैरह लेते हैं तो उसमें मीना का वर्क बहुत रहता है। मीना का वर्क क्या रहता है, आप यूट्यूब गूगल करना, आपको पता चल जाएगा। चांदी में मीना का वर्क बहुत रहता है। और चांदी में जो वो पायल रहते हैं ना, पायल में जो एक झुमके रहते हैं, जो मतलब डमरू जैसा रहता है, वो बजता है, वो ज़्यादातर ना सिल्वर के नहीं रहते। ठीक है, ये सारी बातें रहती है। और उसका जो अकुसी रहता है, हम लोग अकुसी बोलते हैं अपनी भाषा में, मतलब उसका जो लॉक रहता है, वो लॉक भी ज़्यादातर चांदी के नहीं होते। ठीक है, अब वो क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितनी समझदारी से कौन से क्वालिटी की चांदी ले रहे हो। ठीक है, तो उल्टा अगर मैं गोल्ड से कंपेयर करूं चांदी को, तो चांदी में आप बोल सकते हो कि ज़्यादा आप वेस्टेज लेते हो। वेस्टेज मीन्स वही, मतलब उसमें जो मिलावट तो नहीं बोलना चाहिए। अगर वेस्टेज नहीं रहेगा तो एक्चुअल में देखा जाए ज्वेलरी भी नहीं बनेगा। वेस्टेज मीन्स जो चांदी में मिलावट होती है, मतलब चांदी को बनाने के लिए। ठीक है, तो सोने से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा चांदी में ही रहता है और उसको कोई जल्दी नहीं पकड़ पाता। इसके लिए रीज़न यही है कि आप देखो, आप जो 2000 रुपये का पायल खरीदोगे, आप रिटर्न बेचने जाओ, कभी भी बेचने जाओ, आपको 1000-1200 रुपया ही मिलता है। तो सबसे ज़्यादा वेस्टेज उसी में रहता है। मीना का काम, छोटे छोटे जो झूमर जैसा, डमरू जैसा रहता है ना, वो भी एक्चुअली देखा जाए ना, कभी कभी चांदी के नहीं होता। और डिपेंड करता है कि आप कौन से ज्वेलरी वाले से लेते हो, कितने भरोसे से लेते हो, क्या दिमाग से लेते हो, वो सारी बातें भी डिपेंड करता है। पर मैं जनरली एक बता रहा हूँ आपको। और जो अकुसी यानी कि जो लॉक रहता है, जब हम क्या बोलते हैं कि चांदी को, मतलब जब ऐसा लॉक करते, जब पायल पहनते, तो वो भी ज़्यादातर चांदी का नहीं रहता है। तो वो सब वेट चांदी भी बना के, मतलब वो सारे वेट ना चांदी के भाव से ही वेट होता है, समझ रहे हो, जबकि उसकी कीमत कुछ नहीं रहती। तो ये सारी बातें, तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आ गया है सिल्वर ईटीएफ। सिल्वर ईटीएफ तो पहले ही आ चुका है, कवर हम अभी कर रहे हैं। ठीक है, और अभी बहुत ही अच्छा मौका है। सिल्वर और गोल्ड ईटीएफ बात करूँ ना, बहुत ही अच्छा है। और आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ बता देता हूँ। टेलीग्राम पे मैंने टारगेट भी शेयर किया है कि आने वाले 2 सालों में चांदी और सोना कहाँ पे जा सकता है। ठीक है, जाके आप ज्वाइन हो वहाँ पे टेलीग्राम पे। भले सुनो, अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ज्वाइन हो, भले आपको बस टारगेट देखना है ना, तो आप भले एक बार ज्वाइन होना, वहाँ पे सर्च करना सिल्वर या गोल्ड, और सर्च करोगे ना तो वो मैसेज मेरा ओपन हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, आप समझदार रहोगे, खुद ही पता है। तो वहाँ पे भले टारगेट देख के भले एग्जिट कर लेना ग्रुप, मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, मुझे उतने फॉलोअर्स भी नहीं चाहिए, बस थोड़े ही सुने वही बहुत है। तो वहाँ पे मैंने टारगेट वगैरह भी शेयर किया, वो भी जाके देख सकते हो। अभी ये देखो, अभी गोल्ड का भाव देखो, हर जगह भाव चेंजेस हो सकता है। अभी देखो, मतलब 70-71 हज़ार के आसपास सोना चल रहा है। 24 कैरेट की बात करूँ तो अराउंड 75-76 हज़ार चल रहा है। ठीक है, वहाँ पे सिल्वर की बात करूँ तो 92,000 किलो चल रहा है। और यहाँ पे गोल्ड सिल्वर का ऑल टाइम हाई मैं आपको बताऊँ ना, तो सिल्वर का एक ऑल टाइम हाई था 1 लाख, और जो सोने का हाई था वो था 81,000। तो सोना अपने हाई से 5-6 हज़ार रुपये नीचे है, चांदी अपने हाई से 8-9 हज़ार 10 हज़ार रुपये नीचे है। ठीक है, हर सिटी में अलग अलग भाव हो सकता है, 2-3 हज़ार रुपये, तो उसको अवॉइड करना थोड़ा। तो एक बार देखो, मैंने गोल्ड के ऊपर एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैं बोला था, और जिसमें लिखा था कि क्या सोना 10,000 रुपया 20,000 रुपया गिर सकता है, ऐसा मैंने वीडियो बनाया था। और उसमें मैं बोला था कि जो भी सोने का एक भाव होता है हाई, और उसके बाद जब सोने में करेक्शन आती है, नहीं कि सोने का प्राइस गिरता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सोने में करेक्शन का उम्मीद रख सकते हो 3 से 4 हज़ार रुपये। ठीक है, उससे ज़्यादा मत रखना। अभी तो देखे तो 5,000 रुपये अपने हाई से नीचे गिरा। ठीक है, कहीं 76,000 भी भाव है, तो देखा जाए उतना ही सोना गिरा। ठीक है, मैंने उस टाइम भी बोला था कि सोने में ज़्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं रखना, क्योंकि बहुत जगह ऐसी बातें चल रही थी कि सोना 20,000 गिर जाएगा, 10,000 गिर जाएगा, सोने को शॉर्ट कर दो। मैंने वीडियो बना के बोला, नहीं भाई, सोना एक ऐसी चीज़ है, मैं सोने को बहुत टाइम पहले से कवर कर रहा हूँ, भले वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ। ठीक है,
तो सोना अगर अपने हाई से थोड़ा पलटी मारते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 3-4 हज़ार रुपये गिरने की उम्मीद कर सकते हो, और वहीं पे चांदी अपना हाई से आप उससे 10-12 हज़ार रुपये गिरने की उम्मीद कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। और सेम वही सिचुएशन चल रहा है, चांदी का 1 लाख रुपया भाव था और चांदी अभी 90-91 हज़ार चल रहा है। सोने का 81 हज़ार का एक ऑल टाइम हाई था लगभग इसी आसपास, और अभी 75-76 के आसपास चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे भाव हो गया। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, चांदी एक फैक्ट के तौर पे बता देता हूँ। बहुत लोगों को लगता है कि चांदी केवल बर्तन या ज्वेलरी बनाने के लिए, ऐसा नहीं है भाई। देखो यहाँ पे आभूषण और बर्तन बनाने में, दड़पर बनाने में यानी कि मिरर, दंत मिश्र धातुओं, शोल्डर एंड ब्रोजिंग मिश्र धातुओं में कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है वो बता रहा हूँ। विद्युत संपर्कों और बैटरियों में, यानी कि बैटरियों में भी किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी वाली चीज़ों में भी किया जाता है। मोबाइल, लैपटॉप, टैब, टीवी और अन्य घरेलू उपकरणों में, इलेक्ट्रिक स्विच, वाहनों के चिप और कपड़ों की कासीदकारी में, सौर ऊर्जा पैनल, जल निरस्पंद कलाकृति में, मेडिकल इंडस्ट्री में, 5G नेटवर्क में, एक्सरे इमरजेंसी में, यहाँ चांदी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आपको एक जस्ट बताना था नॉलेज के लिए, तो आप मत समझना केवल ज्वेलरी के लिए ही चांदी का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे अगर हम अब ETF चालू करते हैं तो सिल्वर ETF बहुत सारे, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस भी नहीं है बताना। यहाँ पे निपॉन इंडिया सिल्वर ETF भी है। ये लिस्ट कभी हुआ है, ये 7 फरवरी 2022 को लिस्ट हुआ है। तो अब ये मत बोलने लगना कमेंट में कि सिल्वर ने तो 5 साल में इतना रिटर्न दिया है, इस ETF ने तो, ये ETF तो इतना ही रिटर्न दे रहा है, मतलब ये ETF 5 साल में 47% का रिटर्न दिया है। तो अब ये मत बोलना कि भाई 5 साल में सिल्वर ने डबल पैसा कर दिया है, 50% से ज़्यादा कर दिया है, तो ये ETF गलत है क्या? नहीं भाई, ये लिस्ट ही 2022 में, तो 2022 से लेके अभी तक जितना भी सिल्वर का रिटर्न है वो उतना ही दिखा रहा है। ठीक है, 2022 से लेके अभी तक सिल्वर ने अराउंड 47% का रिटर्न दिया है, जो कि हमको इसमें शो हो रहा है। ठीक है, तो ये लिस्ट ही अभी हुआ है। यहाँ पे देखो टाटा सिल्वर एक्सचेंज फंड भी है। ठीक है, तो अब ये कुछ लोग बोलेंगे ना कि भाई जो मैंने निपॉन का देखा, ये निपॉन वाला, ये 2022 से लेके 2024 तक इस निपॉन ने तो 47% का रिटर्न दिया है, और ये टाटा वाले तो भाई 11% रिटर्न दे रहे। तो क्या टाटा का ETF खराब है? भाई खराब नहीं है, ये लिस्ट ही हुआ है 18 जनवरी 2024 को, यानी कि 18 जनवरी 2024 से लेके अभी तक सिल्वर ने जितना रिटर्न दिया इस ETF ने भी रिटर्न दिया। ETF मीन्स क्या? गोल्ड ETF मीन्स, सिल्वर ETF मीन्स क्या? मतलब ये सिल्वर के प्राइस को कॉपी करता है, सिंपल, समझ रहे हो? इसमें बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि आपके पास 9 रुपया है तो भी आप चांदी बाय कर सकते हो। आप 1000 भी लेके जाओ, आप सोने की दुकान पे आप नई चांदी खरीद सकते हो, पर आपके पास 1000 है तो भी इस ETF को ले सकते हो। अब उस 1000 से इन्वेस्ट करने से हमको क्या फ़ायदा आएगा? मतलब हम 1000 अगर सिल्वर में करते हैं, कोई बोलेगा कि भाई 1000 करने से क्या फ़ायदा होगा? देखो क्या होता है ना, किसी का नज़रिया क्या रहता है कि जो मेरा पैसा है, भले मेरा 500 है, मेरा 1000 है, चाहे मेरा 10,000 रुपये है, वो मेरा पैसा गोल्ड के रिटर्न की तरह बढ़े, यानी कि गोल्ड अगर रिटर्न दे रहा है उस तरह से मेरा बढ़ना चाहिए, तो उसके लिए ETF सही है। ठीक है, और जिसी को टैक्स, GST और दुनिया भर के मेकिंग चार्ज और वेस्टेज से बचना है, और क्वालिटी और प्योरिटी से बचना है कि प्योरिटी का लफड़ा भी रहेगा, ठीक है, तो उसके लिए ETF बेस्ट है, समझ रहे हो? और देखो इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करता हूँ, नहीं ऐड किया था। सपोज किसी को 3 साल के बाद सोना बनाना है, सपोज किसी का फंक्शन है, शादी है, कुछ भी है, ठीक है, किसी का फ्यूचर ऐसा लग रहा है कि मैं अभी शादी करूंगा, मुझे सोना चांदी ये सारे गहने बनाना है, तो अब उसके दिमाग में एक ही बात चलता है कि मैं अभी बना लेता हूँ, कल को महंगा हो जाएगा सोना। ठीक है, सिंपल यही बात रहता है कि अभी बना लेता हूँ, सिंपल भाई। देखो, और पैसे भी नहीं रहते, वो सोचता है यार मैं कहीं से कर्जे लेके, तो इससे अच्छा भाई आपका पैसा ETF में डालो। ठीक है, सोना बढ़ेगा, ETF भी बढ़ेगा, तो सिंपल आपका जो प्राइस बढ़ने का टेंशन रहेगा ना वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि देखो आपका ETF में भी पैसा बढ़ गया, और वैसे आप मान लो कर्जा लेके फिजिकल गोल्ड खरीदोगे तो उसमें भी तो ठीक है पैसा बढ़ेगा, तो इसमें क्या आएगा, इसमें कंफर्टेबल रहोगे आप, कभी भी पैसा आएगा कभी भी खरीद सकते हो। ठीक है, 50 रुपये खरीद लो, 100 रुपये खरीद लो, बेच दो, कभी भी बेच दो, कभी भी खरीद लो, ज़्यादा मगजमारी टेंशन नहीं है। यहाँ पे ICICI वाले लोग का भी सिल्वर ETF है, HDFC का भी, आप जिसमें कंफर्टेबल हो सकते हो उसमें आप जा सकते हो। मैं 2 प्रिफेयर करूँगा आपको, एक HDFC का और दूसरा निपॉन इंडिया। ठीक है, ये 2 मैं आपको बोल सकता हूँ, आप 2 जा सकते हो, थोड़े मुझे ठीक लगते हैं HDFC और निपॉन। और इसमें अब बहुत लोगों के देखो कुछ ये भी सवाल रहेंगे, एक्चुअली में
उनके नॉलेज भी नहीं रहेंगे तो भी मैं एक्स्ट्रा नॉलेज दे देता हूँ, मतलब उनके मन में मतलब ये सवाल आएंगे भी नहीं तो भी मैं दे देता हूँ। कोई कोई मतलब वैसे तो मेरे कि लोगों को, ज़्यादा लोगों को नहीं पता है, तो कभी कभी क्या होता है ना, कोई कोई बोलता है कि चांदी कल के दिन 1% भाग गया लेकिन ETF नहीं भागा। देखो ETF क्या होता है ना, प्राइस तुरंत फ्लक्चुएट मतलब नहीं शो होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं निफ्टी का बता दूं, निफ्टी कभी कभी देखो क्या होता है ना 1% ऊपर हो जाता है, पर जो निफ्टी का ETF है वो 0.70 0.80 इतना ही ऊपर होता है। क्यों? क्योंकि वो प्राइस मतलब प्राइस बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होता है ना, तो वो मतलब वो प्रॉपर मतलब उसमें क्या बोलते हैं कि कम मतलब वो यार क्या कैसे बताऊं आपको कि वो थोड़ा एडजस्ट होते हैं प्राइस, ठीक है, तो एडजस्ट होता है, तो वो एडजस्ट होके वो भी जो निफ्टी 50 का ETF है ना वो भी 1% ऊपर हो जाएगा, ठीक है। सेम सिल्वर में भी क्या होता है, सिल्वर कभी कभी क्या होता है लास्ट दिन, मतलब अभी देखो ये ETF तो 3:30 बजे बंद हो जाएगा, ठीक है, मार्केट के टाइम। तो कभी कोई कोई स्मार्ट रहता है, कोई बोलता है यार ये गोल्ड और सिल्वर ETF ना शाम के दिन 1% बढ़ गया, पर सुबह के दिन ये जो ETF है सिल्वर ये तो 0.50 ही ऊपर परसेंट हुआ है। तो ऐसा नहीं होता बच्चा, वो एडजस्ट होता है, प्राइस एडजस्ट होकर वो भी ऊपर चला जाएगा, ठीक है, उतना ही जितना सिल्वर भागा है। तो ये था सिल्वर ETF के ऊपर। बहुत सारे आपको ETF देखने के लिए मिलेंगे। मैं 2 चूज़ करना चाहूँगा इसमें से, एक HDFC और दूसरा निप्पॉन। बाकी आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से कहीं भी जा सकते हो, ये दोनों ठीक है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.56 है, इसका भी देख लूँ मैं, इसका 0.40 है, ठीक है। हाँ एक्सपेंस रेशियो 1 मिनट देखूँ मैं किसका कम है। सिल्वर ETF यहाँ पे निप्पॉन का पहला देखे, निप्पॉन का है 0.56 और इसका है 0.40। एक सेकेंड, इसका AUM साइज 4477 है इसका। हाँ AUM साइज मतलब वो असेस्ड अंडर मैनेजमेंट साइज छोटा बड़ा होने के वजह से एक्सपेंस रेशियो कम ज़्यादा है, ठीक है, पर बाद में बढ़ जाएगा। मतलब जैसे देखो निप्पॉन का एक्सपेंस रेशियो कितना है 0.56, ठीक है। अब ICI का एक्सपेंस रेशियो कितना है 0.40, तो इसका भी एक्सपेंस रेशियो भविष्य में बढ़ ही जाएगा, ठीक है, समझो। यहाँ पे HDFC का देखो 0.40, आदित्य बिरला का देखो 0.35%, एक्सेस का देखो, जिसका जितना AUM साइज कम है ना उसका उतना कम है एक्सपेंस रेशियो, ठीक है। तो देखो आप ये टॉप 1 2 3 4 टॉप 4 में कहीं भी जा सकते हो और नीचे जाने की जरूरत नहीं। आदित्य बिरला, HDFC, ICI और निप्पॉन, ठीक है, ये ETF बेस्ट है। और अभी के टाइम सिल्वर में इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि देखो एक हाई गया, अब कंसोलिडेशन हो रहा है, मतलब एक्यूमुलेशन हो रहा है, मतलब एक प्राइस ऊपर जाने के बाद अब प्राइस सस्टेन कर रहा है, कहीं पे प्राइस रुका है, तो ये ठीक है ना। कभी भी मैं आपको क्या बोलता हूँ, किसी भी चीज़ को भागते हुए या गिरते हुए ना पकड़ो, जब प्राइस सस्टेन रहो तब रहो। और प्राइस सस्टेन है, और गोल्ड और सिल्वर का तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये मतलब क्या चीज़ है, ठीक है, वो तो आपको खुद ही नॉलेज रहेगा कि गोल्ड सिल्वर की वैल्यू क्या है, ठीक है। और अभी टाइम भी बहुत सही है, ठीक है, ज़्यादा मतलब इसमें तो भाई देखो बॉटम वॉटम का तो सवाल नहीं उठता है, सपोर्ट चार्ट पैटर्न कुछ सवाल नहीं उठता है, तो रोज़ हिम्मत है तो रोज़ भी बाय करोगे तो भी अच्छा है, 1 महीने में बाय करोगे तो भी अच्छा, ठीक है। इसका कोई फिक्स नहीं। देखो सिल्वर गोल्ड में ज़्यादा कोई आकलन नहीं कर सकता कि कहाँ जाएगा कहाँ रुकेगा, कुछ नहीं, ठीक है। करंट भाव वही भगवान है, ठीक है। गोल्ड ETF सिल्वर ETF में यही है, जो करंट है वही ठीक है, ज़्यादा सोचने का नहीं, ठीक है, लेके चुपचाप बैठ जाने का और भगवान का नाम लेने का, और उसके बाद क्या बोलने का, सिल्वर ETF जिंदाबाद, ठीक है। यहाँ पे ये पर हो गया, बाकी और कुछ नहीं है। देखो टैक्स वैक्स वगैरह की मैं आपको बात बता दूं, जैसा हमको स्टॉक में टैक्स लगता है सेम उसमें टैक्स लगता है। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए हम अगर 50,000 का कोई ट्रांजेक्शन करते हैं शेयर का, मतलब बाय सेल, तो हमको कितना चार्जेस पे करना पड़ता है, 80 90 100 रुपये आसपास जो भी टैक्स हो, ठीक है। सेम 50,000 के सिल्वर ETF आप बाय सेल करोगे तो आपको उतने ही चार्जेस, मतलब जैसे स्टॉक में चार्जेस लगते हैं सेम ETF में भी सेम, समझ गए। बाकी एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में बताऊं, मेरे को याद आ रहा है, अगर आपका प्रॉफिट 1,25,000 है, 1,25,000 तो आपको टैक्स लगेगा, ठीक है। मतलब मान लो कि आपने सपोज 1,25,000 का आपने ETF खरीदा, ठीक है, 1,25,000 का ETF खरीदा, और 1 साल के बाद अगर आप उस ETF को बेचते हो और आपका प्रॉफिट अगर सपोज 2 लाख रुपए का हो गया, मतलब मान लो कि 1,25,000 का आपका ETF की इन्वेस्टमेंट है
और 1 साल के बाद अगर बेचते हो और आपने गेन किया है 2 लाख का, तो आपको 2 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा 12.5%। आपको 2 लाख में से पहले 1,25,000 घटाना पड़ेगा, क्योंकि 1,25,000 तक छूट है। तो 1,25,000 इन्वेस्टमेंट हुआ और 2 लाख का हमको गेन हुआ है, 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है। एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ बस। तो 2 लाख में से 1,25,000 माइनस कर दो, बचा कितना हमारा 75,000। तो 75,000 पे 12.5% लगेगा। सेम ये स्टॉक पे भी है, समझ रहे हो, सेम ये स्टॉक और म्यूचुअल फंड पे भी है। और हाँ, अगर आप 1 साल के अंदर बेचते हो तो जो भी आप टैक्स स्लैब में आते हो आपको उस हिसाब से टैक्स लगेगा। पर देखा जाए तो बहुत सारे मतलब ज़्यादातर टैक्स वगैरह नहीं पे करते, ठीक है, मतलब इनकम टैक्स वगैरह नहीं पे करते, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की अर्निंग कम है। तो अगर 1 साल के बाद आप 1 साल के बाद अगर बेचते हो, तो मैंने आपको बता दिया कि अगर 1,25,000 तक आपका गेन है, मतलब कि प्रॉफिट है, मैं इन्वेस्टमेंट की नहीं बात कर रहा हूँ, तो वो तो छूट है। पर 1,25,000 के बाद जो भी आपको प्रॉफिट होगा उस पर आपको 12.5% का टैक्स लगेगा आफ्टर 1 ईयर। और बिफोर 1 ईयर आप सेल करते हो, जैसे स्टॉक में भी, स्टॉक की तरह स्टॉक में भी ऐसे ही लगता है, ठीक है। और 1 साल के अंदर अगर बेचते हो तो आप जो भी टैक्स स्लैब में आते हो आपको उस हिसाब से टैक्स लगेगा, ठीक है। तो ये था सिल्वर ETF के ऊपर वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा रहेगा। और काफ़ी, देखो मैं ज़्यादा कुछ और डीप नहीं जाना चाहता हूँ। काफ़ी अच्छा मौका है इस समय गोल्ड और क्या बोलते हैं, गोल्ड और सिल्वर ETF के लिए। तो ज़रूर इसके ऊपर ध्यान दीजिए, अपने वॉच लिस्ट में भी रखिए। और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 150 रुपये के ये सारे ETF है। हम कंफर्टेबल मतलब कंफर्टेबल तो रहेंगे ना भाई, कौन सा ज़्यादा है, ठीक है। और इससे क्या होता है ना कि टुकड़ों टुकड़ों में हमारा 1 साल में कुछ ज़्यादा बड़ा पैसा खड़ा हो सकता है, ठीक है। और एक बार जब हम चालू करते हैं ना इन्वेस्टमेंट करना, जैसे 100-50, तो कैसा एक मन में एक लालच आ जाता है कि भाई 100-50 का है, कहीं से भी हम फटाफट पैसे का जुगाड़ करके फटाफट बाय करते हैं। इससे क्या होता है कि कम समय में हमारा बड़ा एक कैपिटल जमा हो जाता है। भले देखो गोल्ड 1 साल भले अभी मान लो कि गोल्ड बहुत चल गया, ठीक है, आने वाले फ्यूचर में भले नहीं चले, 1 साल तक नहीं चले, तो पर हमारा पैसा इकट्ठा हो गया, समझ रहे हो। मतलब अगर आप छुट्टे, अगर आपके 50-100 ऐसे ही खर्चे हो जाएंगे, पर आपके मन में एक बार लालच और आदत लग गई, लालच और मन में आदत लग गई नहीं कि गोल्ड ETF क्वांटिटी में ऐड करना है, ऐड करना है, ऐड करना है, तो वो धीरे धीरे ऐड करते जाओगे ना, आपका मतलब कैपिटल बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा बात है। और इसमें एक चीज़ और बेनिफिट है कि जैसे मान लो कि 1 साल में आपका थोड़ा कैपिटल बड़ा हो जाएगा और आप सीखोगे भी स्टॉक मार्केट, तो कहीं आपको कहीं स्टॉक में मौका मिलता है, कोई स्टॉक 50% डाउन है, तो उस कैपिटल को हम घुमा भी सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो ज़्यादा रिटर्न्स का तो मतलब ठीक है, गोल्ड में क्या ही रिटर्न्स की लालच करे, लॉन्ग टर्म में कर सकते, पर शॉर्ट टर्म में देखो वही गोल्ड मतलब 1 साल में 25, 30, 20% ऐसा, वो भी बहुत है गोल्ड के लिए। पर इसमें एक आप लालच से मतलब इन्वेस्टमेंट करो कि नहीं भाई, मैं अगर 50-100 रुपए की ETF बाय करूंगा ना, तो मेरा कैपिटल ऐसा धीरे धीरे बूंद बूंद से बोलते हैं ना सागर, तो धीरे धीरे कैपिटल बड़ा हो जाएगा। और वो कल को कैपिटल को हम किसी स्टॉक में भी घुमा सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन भी, ठीक है। बाकी इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। और जो भी मैंने ETFs का नाम बताया आपको केवल समझाने के लिए बताया, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि जाके अभी गोल्ड ETF खरीदो बेचो, नहीं भाई, बस एक समझाने के लिए बताया कि गोल्ड ETF वर्क कैसा करता है। ये हूबहू गोल्ड का कॉपी है। गोल्ड जिस रिटर्न से भागेगा उस हिसाब से गोल्ड ETF भागेगा, जिस हिसाब से सिल्वर का प्राइस भागेगा उस हिसाब से सिल्वर ETF भागेगा। इसमें बेनिफिट क्या रहता है सिल्वर और गोल्ड ETF में कि आप बहुत सारे टैक्स से बचते हो, मेकिंग चार्ज से बचते हो, प्लस प्योरिटी आपको मिलता है ETF में। और आप कंफर्टेबली इसमें अपने हिसाब से कभी भी कैसे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कितने रुपए से भी, मतलब कितने क्या 100 रुपये से कर सकते हो, ठीक है। 100 रुपये से भी बहुत कम, 90, 95 जैसा ETF आप चूज़ करो, ठीक है। बाकी इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, इस बात का ध्यान देना।